तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का नया अध्याय, इसका नाम है सारणिक। और पिछले अध्याय में हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप आव्यूह के चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको इस सारणिक भी अच्छी से समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने आव्यूह और आव्यूहों के बीजगणित के विषय में अध्ययन किया था और बीजगणित के समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में व्यक्त करना सीखा था। अब इसके आधार पर हम कुछ समीकरण निकाय, जैसे मान लीजिए दो चरों में यहाँ देखिए a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण होते हैं या रैखिक समीकरण के निकाय होते हैं, उनको हल करने के लिए हमें एक प्रकार के सारणिक या आव्यूह से सारणिक की जरूरत पड़ती है। तो जब हम आव्यूह को जान जाते हैं तो सारणिक को समझना और उसका मान ज्ञात करना, यानी आव्यूहों के मान ज्ञात करना, हमें सारणिक की विधि से अध्ययन करना पड़ता है। तो सारणिक को हल करने के लिए सिर्फ वर्ग आव्यूह ही इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सारणिक हम लोग पढ़ेंगे, इस सारणिक में वर्ग आव्यूह के अलावा और कोई आव्यूह की कोटि नहीं चलेगा। यानी जिस आव्यूह की हम लोग अध्ययन करेंगे वो आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस सारणिक में हम केवल वर्ग आव्यूह को ही लेकर चलेंगे। और साथ में आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो रिवीजन कीजिएगा, एक ख्याल कीजिएगा। आप क्लास 10th में ये पढ़कर आए हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हम लोग हल निकालते थे, तो आपको पता होगा कि जब भी इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के गुणांकों में, जो कि ए बी सी के गुणांक हम लोग प्राप्त करके निकालते हैं, उन गुणांकों में इस प्रकार का संबंध a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, इस प्रकार को जो संबंध प्राप्त होता था, इसका आप क्लास 10th में अध्ययन करके आ चुके हैं। तो रिमेंबर कीजिए कि यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 तीनों गुणांक बराबर होते थे, तो उस प्रकार की दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग बोलते थे कि इनका जो ग्राफ होगा या बीजगणितीय या आलेखीय निरूपण होगा, वो किस प्रकार का वो होगा, समपाती। ये आप पढ़ कर आए हैं। दूसरी चीज, यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, इनमें से ये अगर बराबर न हो, तो आप पढ़ कर आए हैं कि इस स्थिति में वो दोनों रैखिक समीकरण निकाय समांतर होते हैं। ये आप पढ़े हैं। और तीसरी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसी को इस सारणिक में लेकर चलेंगे, वो है a1 बटे में a2 बराबर न हो b1 बटे में b2। तो इस स्थिति में आपने पढ़ा था कि इस स्थिति में जो समीकरण निकाय का हल होता है या समीकरण निकाय का जो ग्राफीय निरूपण होता है, वो प्रतिच्छेदी होता है। यानी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर। और इन्हीं के आधार पर आप ये भी जानते हैं, उस समीकरण निकाय के हल यदि समपाती है तो अनंत हल होता था, समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होता था, और यदि प्रतिच्छेदी होता है तो ओनली वन, केवल एक, यानी उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा। अब इसमें से इस वाले प्रॉपर्टी, इस गुणधर्म को लेकर के हम सारणिक का अध्ययन करने वाले हैं। और सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल व केवल अद्वितीय हल
से संबंधित एक वर्ग आव्यूह लेकर चलना है। ठीक है, वो वर्ग आव्यूह या तो 2 गुणे 2 कोटि का होगा, या 3 गुणे 3 कोटि का, या 4 गुणे 4 कोटि का। लेकिन हमें इसमें केवल 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह को ही लेकर के सारणिक के रूप में मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस चैप्टर के आधार पर या एनसीईआरटी किताब के आधार पर जो भी हमें सिलेबस दिया गया है, इस सारणिक वाले अध्याय में सिर्फ 2 और 3 कोटियों के जो वर्ग आव्यूह के रूप में होते हैं उन्हीं का केवल अध्ययन करना है। ठीक है, और बाकी जो भी कोटि के आव्यूह होंगे, या 4 गुणे 4 या 5 गुणे 5, उससे बीएससी में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस सारणी का क्या महत्व है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, तो अगर इस रैखिक समीकरण निकाय को, जो कि 2 चर वाला है, इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को यदि हम इस प्रकार से लिखें A1, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं A1 और A2 नीचे या पहली पंक्ति में या पहली तब मिल सकते हैं B1 B2 इस प्रकार से लिखें। तो यदि हम इसको A मान करके लिखें तो ये एक प्रकार का आव्यूह हो गया। जब हम इसको, जिसकी कोटि 2 गुणे 2 है, यदि इसे ऐसे एक संकेत में बदल दें तो इस प्रकार से यह जो आव्यूह दिखाई दे रहा है इसको सीधा इसी प्रकार के चिन्ह में बदल कर लिख दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। ठीक, यानी ये दोनों जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों चिन्हों को सीधा कर दिया जाता है और इसको सीधे वाले चिन्ह में ऐसे लिख देते हैं A1 A2 B1 B2। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है सारणिक A, या इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको ऐसे संकेत के रूप में दिया गया है, इसमें डिटर्मिनेंट A पढ़ा जाता है। ठीक है, या आप हिंदी में बोल सकते हैं सारणिक A। तो ये तो सारणिक से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ है जिसका हमें अध्ययन करने के लिए कितने प्रकार की कोटि का अध्ययन करना है और कितने प्रकार की कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखते हैं कि सारणिक का कितने प्रकार की कोटियों का हल आता है। तो हमने पहले कहा कि हमें कितने प्रकार की कोटियों का अध्ययन करना है इसमें, या तो वो 1 गुणे 1 कोटि का हो, या 2 गुणे 2 का हो, या 3 गुणे 3 का हो। तो हम यहाँ पर तीनों कोटियों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों प्रकार की कोटियों का कैसे मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि इस सारणी के अंदर कोई भी फलन भी हो सकता है। उन्हें पहले भी पीछे के लेक्चर बताया था जिस समय हम लोग आव्यूह का अध्ययन कर रहे थे। हमने इसमें कुछ अंकों को लेकर दर्शाया था। साथ में जरूरी है कि ये एक फलन के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन के रूप में दिया जाता है। हर एक प्रकार के उसमें सूत्र या जो भी होंगी फलन, उनको इसमें प्रयोग करके लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम साइन कास साइन ऐसे लिख दें तो हम इसको हल करते हैं तो कभी कभी देखते हैं आपको मिलता है साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A, यानी उसका मान 1 होता है। तो हम इस सारणिक में त्रिकोणमितीय फलन को भी लेकर के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बेसिकली समझ में आ जाता है कि ये वास्तव में सारणिक किस लिए और किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग 1 गुणे 1 कोटि का। 1 गुणे 1 कोटि सिंपल चीज़ है। जो मान लीजिए एक आव्यूह है जिसकी कोटि 1 गुणे 1 है, तो मान लिया ऐसे 3, तो इसका हल क्या मिलेगा। ये आव्यूह है तो हम इसको जब सारणिक में बदलते हैं तो सारणिक में बदलने के लिए लिखते हैं सारणिक A बराबर, इसको भी ऐसे लिया जाता है। अब इसके बाद करना क्या है, इसका मान डायरेक्टली 3 आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई 2 गुणे 2 कोटि का पंक्ति या स्तंभ नहीं है। क्योंकि इसका हम लोग तिर्यक, जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ कर आए हैं कि वज्रगुणन विधि से जैसे हम लोग इसका इसमें ऐसे गुणा करते थे और इसका इसमें गुणा करते थे, तो इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको 3 ही मानेंगे। और इसका रूल क्या बनता था, आप लोग वज्रगुणन में पढ़े होंगे, है ना। तो वज्रगुणन में ये पढ़े थे कि A1 का B2 में गुणा, यानी A1 B2 लिखते थे, फिर माइनस करके नीचे से ऊपर गुणा करते थे तो मिलता था A2 B1। तो इस प्रकार का हम लोग 2 गुणे 2 कोटि की रचना के आधार पर मान ज्ञात करेंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे आप कक्षा 10 में रैखिक समीकरणों को
वज्रगुणन विधि से हल करना जानते थे या प्रतिस्थापन से या विलोपन से हल करना सीखे थे, तो उसमें से हम लोग वज्रगुणन विधि वाला यहाँ पर इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो अगला देखते हैं 2 गुणे 2 कोटि। ये 2 गुणे 2 कोटि आप समझ गए। इस प्रकार से एक 2 गुणे 2 कोटि के आधार पर अगर हम ऐसे लिखें ए बराबर एक आव्यूह के रूप में, जिसमें 3, 4, 6 2 अवयव हैं। जब हम इसको सारणिक में बदलते हैं तो चिन्ह को सीधा करके ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं सारणिक ए डिटर्मिनेंट ए बराबर, इसको भी सीधी लाइन में ऐसे 3, 4, 6 2 लिख देते हैं। अब अगर इसका मान ज्ञात करना हो तो इस नियम का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3 का 2 में गुणा, ऐसे लिखते हैं 3 गुणा 2। आप जानते हैं कि इसका गुणा सीधा करके लिखा जा सकता है। और दूसरा 6 का 4 में गुणा, यानी माइनस करके 6 गुणे 4। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 6 माइनस 24, और ये हमें वैल्यू देगा माइनस में 18। इस प्रकार से हम इस सारणी का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसी प्रकार से 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात करना जो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, तो इसको हम लोग पहली पंक्ति के अनुदिश विस्तार करना या दूसरी पंक्ति के अनुदिश विस्तार करना या किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश विस्तार करके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सारणी कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ है, और कुछ मान भी ज्ञात करेंगे एग्जाम्पल लेकर के, जिससे आपको अच्छे समझ में आवे। ठीक, हम लोग दोनों विधि से चलेंगे, पंक्ति के अनुदिश विस्तार करना या स्तंभ के अनुदिश विस्तार करना। दोनों रूप में मान निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी तरीके से हल करेंगे एक प्रकार का ही मान प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं कुछ सारणिकों के मान ज्ञात करना, और कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि जैसे आव्यूह में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक अवयव में होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो कुछ नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात करना। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ठीक, ये है, माना एक ये आव्यूह मान लेते हैं जो 3 गुणे 3 कोटि का होगा। 2 6 3 2 1 0 0 1 3। आप कोई भी अवयव ले सकते हैं। इसकी कोटि 3 गुणा 3 है। और सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कुछ आव्यूह से संबंधित क्या रीजन कर रहा हूँ। किसी भी आव्यूह में मान लीजिए वो कोई ए आव्यूह है, किसी भी आव्यूह में एक अचर राशि से गुणा करने पर उसका मान हर एक अवयव में गुणा होकर आता है। ठीक, यानी कि अगर हम किसी भी आव्यूह में किसी अचर का गुणा करें तो उस आव्यूह के सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाता है। यानी कि इंटू अगर ए आव्यूह को मान लें A1 A2 B1 B2, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान K का हर एक अवयव में गुणा होकर प्राप्त किया जाएगा। यानी KA1 KA2 KA B1 और KB2। इस प्रकार से इसको लिखा जाता था, जो कि आव्यूह का नियम है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। ठीक है, सारणिक में क्या होगा? अगर किसी भी सारणिक में मान लीजिए सारणिक ए है, तो किसी भी सारणिक में हम K का मल्टीप्लाई करेंगे, तो K का मल्टीप्लाई करने पर, जैसे मान लीजिए यही वाला आव्यूह है जिसको हमने सारणिक बना दिया, तो किसी भी सारणिक में हम K अचर राशि का गुणा करते हैं, तो इससे क्या हमें मिलेगा? ये किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में ही गुणा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर K का अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो KA1 KA2 पहली पंक्ति में गुणा कर दिया,
लेकिन दूसरी पंक्ति में गुणा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इसका गुणा करके हम लोग मान ज्ञात करेंगे। ठीक, कोई भी सारणिक हो, उस सारणिक की साथ किसी अचर का गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होगा। ठीक, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल वर्ग आव्यूह का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें कुछ अलग है, सब अवयव में गुणा होता है। अब देखते हैं, इस पर आते अपने क्वेश्चन पर। एक ए बराबर हमने मान लिया, हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि सारणिक ऐसे ए बराबर कितना, ये ऐसे में क्वेश्चन देता है। तो अब ध्यान देखिएगा, हमने पहले तो एक पास ले लिया, दूसरा इसी में मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कि 3 सारणिक ए का मान बताइए। तीसरा चीज़ है कि ऐसे भी पूछता है कि सारणिक 2a का मान बताइए। ठीक, इन तीनों को मैं हल करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़ लीजिए, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि देखिए सीधी लाइन में बैठ करके मैं बताया था, इससे समझिए कि ये सारणिक है और यहाँ जो लिखा गया है वो आव्यूह है, इसमें कोई सीधी लाइन नहीं है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो ये ऐसे चिन्ह सिंबल प्रयोग किया है, ये ऐसे एक बड़ा कोष्ठक रूपये प्रयोग किया है, तो ये एक प्रकार का आव्यूह है। ठीक, जब ऐसे लिखता है तो समझिए सारणिक। तो हमें इस वाले आव्यूह को क्या करना पड़ेगा, सीधी लाइन में व्यक्त करके सारणिक में बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, पहला हल करते हैं। देखिए, ए को सारणिक में जो बदलते हैं ऐसे, तो इसका जो मान है, ए का जो मान है उसको भी सीधी लाइन में लिख दिया जाएगा। 2 6 3 2 1 0 0 1 3, इस प्रकार से। अब हमें किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर विस्तार करना है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले या तो आप R1 के अंदर विस्तार करें या R2 के अंदर विस्तार करें या C1 C2 C3, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर विस्तार करें, दोनों रूप से एक ही मान प्राप्त होगा। तो एग्जाम में आपको यदि जल्दी काम करना है तो आप ये देख लीजिए कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में ज़्यादातर जीरो बना हुआ है। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी वाली पंक्ति में एक जीरो है और बाकी दोनों जीरो के अलावा कोई अवयव है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर विस्तार कर देते हैं। तो हमें इस जीरो को लेकर के कोई मान नहीं याद करना पड़ेगा, इन दोनों पर ही पूरे का मान हल हो जाएगा। ठीक, ये जल्दी करने के लिए वहाँ पर पहले तरीका सीख लेंगे तो बिल्कुल आसान से हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर R1 के अंदर विस्तार करते हैं, बाद में मैं किसी और स्तंभ या किसी और पंक्ति के अंदर विस्तार कर दिखाऊंगा, एकदम एक जैसा मान प्राप्त होगा। तो यहाँ देखते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण या विस्तार करने पर, प्रसरण करने पर, और ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है पहले समझिए। हमने लिखा है R1 के अंतिश प्रसरण करना। ठीक, तो R1 के अंतिश प्रसरण करने का मतलब है कि हम R1 से संबंधित पंक्तियों के अवयवों को एक एक करके छोड़ें और उन स्तंभों को छोड़ते जाएं, और जो बचेगा उनको इस प्रकार से आप गुणा करते चले जाएं। ठीक, और हमने अभी में बताया था कि हर अवयव का कुछ न कुछ चिन्ह होता है। कैसे बताया था इसको पहले समझिए। मान लीजिए एक ए अवयव है, थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। अगर इसमें 3 है, 1 2 1 0 0 0 1 3 ऐसे, तो इस वाले अवयव का चिन्ह होता है प्लस। वो कैसे पता, आपको मैंने बताया था कि इस 3 से संबंधित अवयव का नाम क्या है। तो आप क्या करते थे, इस 3 से संबंधित पंक्ति और 3 से संबंधित स्तंभ की संख्या को लिखते थे। तो इसको अगर पूरी अवयव को हम ए मान लें तो इस 3 का नाम क्या होगा, पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, मतलब हमने इसको ए माना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए किस पंक्ति में,
पहली किस स्तंभ में, पहली, ऐसे लिखते हैं। तो इन नीचे देख रहे हैं आप, इनको जोड़ने पर यदि सम संख्या प्राप्त हो तो समझिए इससे संबंधित अवयव का चिन्ह धनात्मक, और यदि इनको जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो इससे संबंधित अवयव का चिन्ह माइनस होगा। समझ आया? ठीक, याद है ना? फिर समझिए, अगर हमें बताना हो कि इस वन का चिन्ह क्या होगा तो आप क्या करेंगे, इस वन से संबंधित पंक्ति और स्तंभ के नाम लिखेंगे। यानी कि अगर वन को हम ए मान लें तो वन किस पंक्ति में आता है, तीसरे में, लिखा तीसरा, और किस स्तंभ में, दूसरा, लिखा दूसरा। अब इन 3 और 2 को जोड़कर देखिए, 3 + 2 कितना होता है, 5, जो कि क्या है, विषम। अगर ये विषम है तो हम कहेंगे कि वन का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। समझ आ गया? तो इस प्रकार से हम हर एक अवयव का चिन्ह इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, देखिए R1 के 29 प्रश्न करने पड़ता है। R1 में जो जो अवयव हैं उनके चिन्ह के साथ साथ उनसे संबंधित स्तंभ पंक्ति को छोड़ करके यह नियम अपनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले आता है 2, पहली पंक्ति में 2, तो 2 का चिन्ह क्या होगा, तो आंसर है धनात्मक। ठीक, तो यहाँ लिख दिया धनात्मक में 2। अब 2 लिख करके इस 2 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके देखना है क्या प्राप्त होता है 2 कोष्ठक में। अब देखिए 2 की पंक्ति और 2 का स्तंभ छोड़ दो तो क्या प्राप्त होगा, 2 की ऐसे देखिए छोड़ा, ऐसे छोड़ दिया तो आपको देखो दिखाई दे रहा ना कौन सा मान बच रहा है, 1013। ठीक, तब क्या करना है, इस नियम को अपनाना है। मतलब इस 1 का 3 में गुणा, फिर माइनस करके 1 का 0 में गुणा करके लिखना है। तो 1 का 3 में गुणा 3 होगा, माइनस 1 का 0 में गुणा 0। ये हुआ पहला चीज़। इसी प्रकार से 6 से संबंधित, तो 6 का चिन्ह क्या होगा पता कर लीजिए, माइनस होगा ना, पता है आपको। 6 से संबंधित पंक्ति स्तंभ के नाम लेकर देख लीजिए, पहला दूसरा, यानी 1 2 होगा, तो 2 1 3 विषम आ रहा है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और ये वाला 6। अब कोष्ठक लगाया जाएगा। अब 6 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए। देखिए 6 की पंक्ति पहली पंक्ति है और 6 वाला दूसरे स्तंभ में कौन सा बच रहा है, बीच वाला हट गया और ये ऊपर वाला हट गया, क्या बचेगा 2 0 0 3। तो अब इसमें कौन सा नियम, यही वाला नियम, 2 का 3 में गुणा, फिर 0 का 0 में गुणा, तो 2 का 3 में गुणा 6 और माइनस करके 0 का 0 में गुणा 0। इस प्रकार से समझ आया, बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसी में देखते हैं 3 का नाम क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति छोड़िए, तीसरा स्तंभ छोड़िए, जो बच गया उसमें ये वाला नियम लगा करके गुणा कीजिए। ठीक, ये दोनों बचा है ना, तो 2 का 1 में गुणा। यहाँ पर देखिए एक काम करेंगे, 3 का संबंध जो भी होगा वो धनात्मक होगा, आपको पता ही है ना। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ कर देखेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 माइनस करके 0 का 1 में गुणा 0, ये प्राप्त हुआ। अब इसको हल कर डालना है, ये एक प्रकार का सरलीकरण बन गया। 3 में से 0 घटाया 3 और 3 में 2 का गुणा 6। ठीक, इसको हल करना जानते हैं, माइनस 6 में से 0 घटाया 6 और 6 का 6 में गुणा 36। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 2 में से 0 घटाया 2 और 2 में 3 का गुणा 6 और ये धनात्मक है ना, ये हो गया 6 और 6 12। ठीक, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से जो अधिकतम चिन्ह का होगा उसी को पहले हल करना है। तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया और ये बचेगा -36 और जोड़ने पर आएगा प्लस में 12। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया 24 आएगा, माइनस में 24, ये आ गया
इस सारणिक का मान। अब देखते हैं कि क्या इसी सारणिक का मान किसी और पंक्ति या किसी और स्तंभ के अंदर विस्तार करने पर प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल से चेक कर लेते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर चाहेंगे तो आप इसको पहले नोट कर लें, तो उसके बाद में अगला किसी और पंक्ति से विस्तार करता हूँ या किसी और स्तंभ से विस्तार करता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, इसी आव्यूह के सारणी हम किसी और के अंदर विस्तार करते हैं। हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए आर, इसको स्तंभ के अंदर विस्तार करता हूँ। मान लीजिए C2 के अंदर, C2 के अनुदिश C2 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से स्टेप, बिल्कुल इसी प्रकार से करना। क्या है आपको, ये नियम तो लगेगा ही, साथ में जिसके अनुदिश विस्तार कर रहे हैं उनसे संबंधित अवयवों के चिन्ह लिखते जाएंगे और कोष्टक में उनको छोड़ करके जो बचेगा उनमें ये नियम लगा करके लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए किसके अंदर से, C2 के अंदर। C2 ये है ना, दूसरा C2 मतलब कॉलम, स्तंभ दिए गए हैं, इससे संबंधित अवयवों को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 से शुरू करते हैं। 6 और 6 की पंक्ति स्तंभ छोड़िए और सबसे पहले इसका चिन्ह लिखिए। तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। कैसे पता आपको, अगर नहीं पता है तो झट से आप लिख लीजिए। 3 में 3 कोटि का जो भी चिन्ह होता है इसको मैं यहाँ झट से लिख देता हूँ, झट से नोट कर लीजिए। यहाँ पर 3 में 3 कोटि में पहला होता है प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर आ जाइए माइनस प्लस माइनस, फिर आ जाइए प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ठीक, अब देखिए पता करिए, यहाँ से 6 माइनस में आया, लिख दिया -6 कोष्टक में। 6 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, तो ऐसे छोड़ दिया ऐसे। तो क्या बच रहा है, 2 0 0 3, तो 2 का 3 में गुणा, 6 माइनस करके 0 का 0 में गुणा 0, तो 6 माइनस 0 ये आया। अब आते हैं 1 पर, तो 1 का चिन्ह देखिए क्या है, प्लस, लिख दिया +1। अब 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, तो 1 किस पंक्ति में आता है, दूसरा, और 1 किस स्तंभ में आता है, दूसरा। तो ऐसे आप छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, ये ऐसे छोड़ेंगे ना, तो 2 3 0 3 बच रहा है। तो इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करना है, 2 3 6 और 0 का 3 में गुणा 0, तो 6 माइनस 0 ये हुआ। अब आते हैं इस 1 पर, इस 1 का चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो लगा दिया -1 ऐसे। आप देखते हैं क्या बचता है। अब इस 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, किस स्तंभ में है, दूसरा, और किस पंक्ति में, तीसरा। इसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 2 0, तो 2 का 0 में गुणा इस नियम से, और 2 का 3 में गुणा 6, तो ये हो गया 0 माइनस 2 3 6, तो 0 माइनस 6 हुआ, 0 माइनस 6 हुआ, ये हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं। 6 में से 0 गया 6, और 6 छक्का माइनस में 36, 6 में से 0 गया 6, 6 में 1 का गुणा +6, 0 में से 6 गया -6, और -6 का -1 में गुणा +6। सिंपल है। अब इसको हल कर लीजिए, 6 6 12, तो 36 माइनस प्लस 12 मतलब -36, और 6 6 प्लस 12, 36 में से 12 घटा दीजिए। देखिए ये परिणाम तो वही दिखाई दे रहा है, -36 + 12। ठीक, इसका मतलब आएगा -24, बिल्कुल सेम आंसर। इसका अर्थ ये है कि आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश विस्तार करेंगे तो तब तरफ से आपको एक ही मान -24 प्राप्त होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में
इस अगले क्वेश्चन को हल करता हूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं मिटाता हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा में लिखा है, बहुत सिंपल है। इसमें हमें 3 सारणिक ए ज्ञात करना है। 3 इंटू सारणिक ए, मतलब कि सारणिक ए में 3 का गुणा। तो हमने बताया कि किसी भी सारणिक में किसी ऐसे नंबर से गुणा करें तो उस सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुणा होगा। ठीक, देखिए, क्योंकि इससे इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि हमें इसके मान पर कोई बदलाव नहीं चाहिए, बल्कि हमें अगर 3 से गुणा करते हैं तो वो सारणिक उतनी ही गुना हो जाती है। तो अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में गुणा करेंगे तो भी एक ही जैसा मान प्राप्त होगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, इसको अगले वाले किसी शर्त में प्रूफ करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सारणिक ए बनाना है। तो यहाँ पे आप भी लिखा है, आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, सारणिक ए और 3 इधर। तो सारणिक ए लिखा तो ये वाला अभी क्या बन जाएगा, सीधा, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब बाहर 3 रहेगा अभी, अब वो लिख दिया 2 6 3 2 1 0 0 1 3। अब गुणा कर दीजिए किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में गुणा करना है। तो यहाँ से ऐसे किया, 3 का आप मान लीजिए कि दूसरी पंक्ति में गुणा कर दीजिए और 2 6 3 वैसे ही रहेगा। इसमें गुणा किया तो 3 दूना के 6, 3 कम 3, 3 का 0 में गुणा 0 और तीसरी पंक्ति को वैसे ही लिख दिया। इस प्रकार से ये जो मान प्राप्त हुआ है वो किसका मान प्राप्त हुआ, 3 इंटू सारणिक ए का मान प्राप्त हुआ। ठीक, समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। आप चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप 3 सारणिक ए का मान जो निकालना चाहते हैं, या ऐसे लिख देता हूँ, 2 6 3 2 1 0 0 1 3। तो आप अगर ऐसे इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, इस 3 का तीसरे वाले स्तंभ में गुणा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का मान ज्ञात करके देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा आंसर आएगा। तो 3 का हमने इसमें गुणा किया तो दूसरी और वाली वाला स्तंभ ऐसे ही रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 2 0 6 1 1 और 3 का 3 में गुणा 9, 3 का 0 में 0 और 3 का 3 में 9, ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दोनों इक्वल है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी पंक्ति स्तंभ में गुणा कीजिए, दोनों इक्वल है। मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको, तो इसको हमने क्या किया, किसकी अंश विस्तार करें, आपकी जो मर्जी, आप इसको किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंश विस्तार कर सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरी पंक्ति के अंश विस्तार कर रहे हैं, तो आप यहाँ जो मैंने चिन्ह लिखा था उसको नोट किए होंगे, ठीक है। और दूसरी पंक्ति के अंदर विस्तार करना है तो आप चिन्ह को ख्याल रखिएगा, ये है माइनस प्लस माइनस, आप देख सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये होगा -6। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया R2 के अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसारण करने पर। तो देखिए, R2 पंक्ति के 6 3 0 आया है। 6 का चिन्ह क्या है, -6 पुस्तक में। 6 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, ऐसे देखिए ये छूट गया, ऐसे छोड़ेंगे तो 6 3 1 3 बचेगा। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 माइनस 1 का 3 में गुणा 3, ऐसे। अब 3 का चिन्ह क्या है, +3, ऐसे पुस्तक में।
3 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 3 0 3 बचेगा। ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे छोड़ेंगे तो 2 का 3 में गुणा, 0 का 3 में गुणा करना है। 2 3 6 माइनस 0 का 3 में गुणा 0, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 0 से संबंधित जो भी आप पंक्ति स्तंभ छोड़ करके मान प्राप्त करेंगे वो सब मिलाकर के 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 बाहर लिखेंगे। जैसे 0 का चिन्ह क्या है, ये है -0, और इधर जो भी लिखेंगे यहाँ पर वो सब मिला करके इसको 0 बना देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ आ गया इतना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिखा दे सकते हैं, माइनस में 0 होगा और 0 की पंक्ति स्तंभ छोड़ा, तो ये देखिए स्तंभ, ये देखिए स्तंभ पंक्ति, तो कितना हो गया 2 6 0 1 बच रहा है, तो 2 का 1 में गुणा और 0 का 6 में गुणा करना है, तो 2 एकम 2 माइनस 0 का 6 में गुणा 0। अब इसको हल कीजिए और देखिए क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। 18 में से 3 घटाया 15, अब 15 का 6 में गुणा 90। अब इसको 6 में से 0 घटाया 6 और 6 में 3 का गुणा प्लस 18। ठीक, 2 में से 0 घटाया 2 और 2 में 0 का गुणा 0। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए 90 में से 18 घटा दीजिए, 8 2 10, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक परिणाम हमने इस सारणिक का जो पहला वाला में मान क्या किया था, आपको पता होगा उसमें क्या आया था, उसमें आया था, इसका आंसर आया था माइनस में 24। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी किसी सारणिक में किसी अंक से गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान उतने ही गुना हो जाता है। हमने 3 का गुणा किया तो सारणिक ए का मान आया था -24, और 3 का गुणा करने पर ये कितना हो गया, 24 3 72 हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। सारणिक में जितने का गुणा करेंगे उस सारणिक का मान उतना ही गुना हो जाएगा। तो हमने सारणिक का मान कितना निकाला था, -24, और इस सारणिक में हमने 3 का गुणा करके जब मान निकाला तो कितना गुना हो गया, 24 3 72 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से इस वाले का मान भी माइनस में 72 आएगा। देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। 2 6 ये जो भी है, इसमें हम मान लीजिए R3 के अनुदिश विस्तार कर देते हैं, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। R3 के अनुदिश विस्तार कर देता हूँ, तो R3 के अनुदिश विस्तार करने से संबंधित इनके चिन्ह आपको पता होगा, ये होगा प्लस माइनस प्लस, तो +0 लिख दिया R3 के अनुदिश विस्तार, R3 के अनुदिश विस्तार करने पर देखिए 0 का चिन्ह प्लस है, तो 0 × 0 की पंक्ति स्तंभ छोड़ा, तो देख सकते हैं क्या बच रहा है, 6 9 1 0, तो 6 का 0 में गुणा 0 और 1 का 9 में गुणा 9, तो 0 - 9, फिर लगाया 1 का चिन्ह होगा -1। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 1 तीसरी पंक्ति में और ये दूसरे स्तंभ में, इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया, 2 2 9 0, 2 का 0 में गुणा 0 और 2 का 9 में गुणा 18, तो 0 - 18 ये। अब यहाँ लगाया प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा ना, तो 9 ऐसे लिखा। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए प्लस देखिए ध्यान से, +9।
अब 9 की पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 2 6 2 1 मिलेगा, तो 2 का 1 में गुणा, 2 माइनस 2 छक्का 12। अब हल करते हैं, ये कुल मिलाकर 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा +18, ये कितना आएगा माइनस में आएगा ना, 2 में से 12 गया -10, -10 का 9 में गुणा -90। अब आप जानते हैं 18 - 90, यहाँ भी वही बात है, 18 - 90 कितना प्राप्त हुआ -72। ये दोनों से सेम आंसर आया। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको क्लियरिटी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको वीडियो पीछे कीजिए और फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अगला तीसरा प्रश्न हल करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, मिटाता हूँ। तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ है -72 प्राप्त हुआ। ठीक, बिल्कुल आसान। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में हमें बोला गया है कि सारणिक 2a, सारणिक 2a ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि सारणिक 2a तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, बल्कि a एक अवयव दिया है, तो हम इसको सारणिक में बदल सकते हैं। लेकिन 2a का मतलब क्या है, 2 किस में मल्टीप्लाई है, 2 का किस में गुणा है, a में, और a क्या है अवयव। तो अवयव में हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब सारणिक 2a बराबर अभी लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सारणिक में बदलेंगे, तो ऐसे, और साथ में 2 का गुणा भी कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2a के निकालना है, सबसे पहले 2a निकालना है, सबसे पहले 2a निकालना है। तो 2a का मतलब यहाँ देखते हैं, 2a का मतलब कि a वाले अवयव में 2 का गुणा। तो आपको पता है कि किसी भी सारणिक में 2 का गुणा कर, अवयव में 2 का गुणा करते हैं तो हर अवयव में, प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा होता है। ठीक, मतलब 2 का सब में गुणा कीजिए। तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 2 दूना के 4, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा 0, 2 0 0, 2 एकम 2, और 2 का 3 में गुणा 6। ये हमें एक प्रकार का अवयव प्राप्त हुआ। कौन सा अवयव, 2a एक प्रकार से अवयव आया जिसमें हमने 2 का गुणा किया। अब हमें सारणिक 2a, तो सारणिक 2a का मतलब यहाँ देखिए, जब भी आप सारणिक 2a लिखेंगे यानी कि इस 2a को सारणिक में बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, चिन्ह सीधा हो जाएगा। तो यहाँ बनाते हैं 440, ये ऐसे चिन्ह में बदल जाएगा, 12 2 2, 6 0 6। समझ आ रहा है बच्चों। आगे अब इसका मान याद करना है। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि सारणिक लगा है, सारणिक लगा कर देता है तो समझिए इस पूरे सारणिक का हमें मान याद करना है विस्तार करके। देखिए क्या करना है, किसी भी पंक्ति स्तंभ के अंदर विस्तार कर दिए, सिंपल सी चीज़ है। तो हमने कहा था कि यदि जल्दी आप काम करना चाहते हैं तो जिस पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादातर 0 हो उसी के अंदर विस्तार कर दीजिए। हम R3 के अंदर विस्तार कर रहे हैं। ये अनुदिश प्रसरण से, इसका चिन्ह है +0, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो 12 6 2 0 बचेगा, तो 12 का 0 में गुणा 0 माइनस
2 छक्का 12, फिर 2 का चिन्ह होगा -2 और इसकी पंक्ति तुम छोड़िए तो 4 4 6 0 बचेगा। तो 4 का 0 में गुणा 0 और 4 का 6 में 24। फिर 6 का चिन्ह होगा प्लस में 6 और इसकी पंक्ति तुम छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़ने पर ये छूट गया। 4 12 4 2 बचेगा, 4 दूना के 8 -12 चौको 48 ये आया। अब इसको सरल कर लेंगे। ये हमें देगा -12 देगा ना, और 0 में से 24 हटाएंगे तो -24 और -24 में -2 का गुणा कर दीजिए, 24 दूना के 48। तो ये हमें प्राप्त होगा प्लस में 48। समझ आया। इसी प्रकार इसको 8 में से 48 हटा दीजिए, माइनस में 40 और -40 में 6 का गुणा माइनस में ही प्राप्त होगा। कितना होगा 240। बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, अब इसे सरल करना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सबसे अधिकतम चिन्ह क्या है उसी को पहले हल करना है। माइनस वाली संख्या का चिन्ह ज़्यादा है, माइनस वाले चिन्ह ज़्यादा हैं तो उनको पहले जोड़ना है। माइनस को जोड़ करके माइनस में लिखते हैं। तो 12 में 240 जोड़ दीजिए तो 2 यहाँ पर 2 आएगा, 4 और 1 5 मतलब 252, माइनस में 252 और प्लस करके 48। अब 252 में से 48 घटा दीजिए तो हमें कितना प्राप्त होगा 2 मतलब 8 4 12, 4 में से 4 गया 0 और ये बच गया 2 और ये माइनस चिन्ह था, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये हल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे बना देता है तो समझिए पूरे का मान ज्ञात करना है। समझ आ गया बच्चों। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और आप लोग यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको क्रम वाइज जितने भी आप लोग 12 के वीडियो देख रहे हैं इनके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, जिससे आपको भी अच्छी समझ में आए। तो फिलहाल आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए। तो हम और आगे कुछ गुणधर्म देखते हैं। वैसे गुणधर्म तो समाप्त हो चुके हैं और कुछ एक्स के मान ज्ञात करने वाले और गुणधर्म देखते हैं, क्योंकि इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ ऐसी गुणधर्म जिसको आप आबयू में भी अध्ययन किए थे। वो ये है कि हम लोग आबयू में हल करते आए हैं कि यदि 2 आबयू की कोटियाँ बराबर हों तो बराबर के पक्ष में होने पर, ध्यान दीजिएगा, बराबर के पक्ष में होने पर उनकी संगत अवयव भी बराबर होते थे। हम लोग ये पढ़े हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यहाँ पर मान लीजिए 2i और यहाँ पर 1 और यहाँ पर मान लीजिए 1/2। तो इस स्थिति में यदि बराबर के पक्ष में दोनों तरफ की आबयू की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते थे। इसी प्रकार से इस सारणिक में भी यदि हम ये समझें कि 2 4x -1 और 3y इस प्रकार का एक सारणिक है जो बराबर करके मान लीजिए 2 1/2 -1 और 4/3 इस प्रकार से लिखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब बराबर के पक्ष में दोनों तरफ के सारणिकों की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोनों की कोटियाँ बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 2 को 2 के बराबर। ये तो है, ये है 4x किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर। अब इसको अगर हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8
x बराबर 1/1 यानी x की वैल्यू मिलेगी 1/8। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़ 3y किसके बराबर 4/3 के, और ये -1 के बराबर है, तो 3y बराबर लिखेंगे 4/3। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 का 3 में गुणा 9y बराबर इसके बटे 1 मानेंगे तो 4 का 1 में गुणा 4, यानी कि y की वैल्यू आएगी 4/9। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको हल करके, यदि ऐसे करने पर कहीं द्विघात वाला समीकरण भी प्राप्त हो जाता है तो उसको गुणनखंड करके या किसी सहसंख्या का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से अच्छी से समझ में आया है। आप जरूर इसको घर पर अभ्यास कीजिएगा, और यदि आप नोट करेंगे तो इसको नोट कीजिए। तो उसके बाद देखते हैं कि इस प्रश्नावली 4.1 में मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ हद तक आप सवाल लगा सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, तो हम कुछ आगे की प्रश्नावली हल करेंगे। और आज वैसे हमने जितने प्रकार के टाइप बताए हैं आपको पूरी अच्छी समझ में आया होगा, तो आप 4.1 प्रश्नावली को पूरी तरह से हल कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम वैसे ही मैंने बताया जैसे इसमें प्रश्नावली में है। और इसमें आपको बहुत ही कम हद तक सवाल बताने पड़ेंगे, फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ क्वेश्चन जरूर बताऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, और कल देखेंगे 4.1 प्रश्नावली को पूरी तरह अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए।